एनडीटीवी राजस्थान पर यह बड़ी और विशेष कवरेज लगातार जारी है और बजट आने से पहले क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन बातों को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही हैं, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आगामी बजट पेश करने जा रही हैं और आज 8वीं बार बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिली हैं और थोड़ी देर में कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी और सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव की संभावना है, महंगाई और इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद भी है। और आप बजट से राजस्थान के लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या इसमें राजस्थान के लोगों को मिलने जा रहा है, इसको लेकर के लगातार हम बारीकी से विश्लेषण करके आप तक पहुंचा रहे हैं और यह बताने की कोशिश है सरल भाषा में, आसान शब्दों में, कि ये जो बजट है वो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए किस रूप में होगा। क्या इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव होने जा रहा है, क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ इसमें फायदा होगा या महंगाई की इसमें मार पड़ेगी, क्या चीज सस्ती होंगी, क्या महंगी होंगी, इन सभी चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल करके बजट की जो कॉपी है, प्रति है, वो सबसे पहले सौंपी गई है और वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली। अब सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव होने की संभावना है, महंगाई और इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद भी है और इन्हीं उम्मीदों के साथ आम जनता नजर और टकटकी लगाए बैठी हुई है। इंतजार इस बात का है कि राष्ट्रपति को जो बजट की कॉपी सौंपी गई है उसके बाद, क्योंकि अब 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा सदन के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या बातें, किन बातों को छुआ जाएगा, क्या हर एक तबके के लिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग हैं उनको टैक्स स्लैब से बड़ा फर्क पड़ता है, उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है उनके जीवन में। महंगाई से क्या कुछ राहत मिलने जा रही है, क्या जो सरकार की पुरानी योजनाएं हैं, जनहित के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या वो आगे भी जारी रहेंगी, और क्या हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के तमाम वो बड़े पहलू हैं उनमें क्या बड़ा बदलाव होने की संभावना है, उसको लेकर के सरकार की पॉलिसी क्या रहने जा रही है। और एक और बात इसमें कि क्योंकि शेयर मार्केट पर भी सभी की नजरें रहती हैं, वैसे तो शनिवार है लेकिन आज फिर भी उसके बावजूद जो शेयर मार्केट है वो खुली हुई है, तो इसका प्रभाव किस रूप में होगा। और चलिए जरा बिना देरी किए हमारे साथ जो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदयपुर से विपिन सोलंकी हैं और कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से रुख कर लेते हैं। सबसे पहले जोधपुर आपको लिए चलते हैं, अरुण हर्ष हमारे साथ हैं। अरुण, क्या सबसे पहले लोगों की उम्मीदें हैं, बजट पेश होने जा रहा है और उससे पहले लोगों से ये जानना, ये समझना कि उनके मन में क्या है इस बजट को लेकर के, कितनी उम्मीदें हैं। शुभेंद्र, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मारवाड़ में जो है केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव आते हैं और केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। मारवाड़ के लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार कोई विशेष पैकेज है जो मारवाड़ को मिलेगा। साथ ही साथ रिफाइनरी को लेकर भी लोगों की उम्मीद है कि रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार लोगों को मिलेंगे, उसको लेकर कोई अलग से पैकेज दिया जाएगा। सौर ऊर्जा की बात की जाए और पर्यटन के क्षेत्र में भी लोगों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी राजस्थान को बहुत कुछ मिलने की लोगों की उम्मीद है। अब देखना यह है कि बजट जब पेश होगा तो पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान को लेकर, मारवाड़ को लेकर किस तरह से जो है बजट में प्रावधान किया जाता है। लेकिन लोगों की उम्मीद है काफी टिकी हुई है कि इस बार पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ को बहुत कुछ मिलने की संभावना है। शुभेंद्र, बिल्कुल, और मारवाड़ को बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं। आप सीधे उदयपुर भी लिए चलते हैं, विपिन सोलंकी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, उदयपुर के लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर्यटन के लिहाज से कुछ बड़ा होने की उम्मीद भी है और व्यापारी वर्ग भी इससे बड़े आशान्वित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उदयपुर में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कनेक्टिविटी का, कि उदयपुर से मुंबई और दक्षिण के क्षेत्र में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। अगर वो कनेक्टिविटी बन जाए तो सीधा पर्यटक मुंबई और दक्षिण की तरफ से सीधा पर्यटन उदयपुर से जुड़ेगा और जो पर्यटक दिल्ली और अन्य जगह से आ रहा है तो उसके साथ साथ दक्षिण की तरफ से आने वाला पर्यटक जुड़ेगा, तो काफी मजबूत स्थिति यहाँ पर पर्यटक को मिल जाएगी। तो ऐसे में कई पहलू है पर्यटन से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो सर्किट है मेवाड़ सर्किट, उसमें धार्मिक स्थल को भी जोड़ने की कई लंबे समय से मांग की जा रही है। राज्य बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी लेकिन अमल नहीं आया। लेकिन अब केंद्र से भी उम्मीद है कि जो भी मेवाड़ या फिर पूरे उदयपुर संभाग के जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों का भी एक बड़ा सर्किट, क्योंकि कई प्राचीन पर्यटन स्थल है उदयपुर सहित अन्य जो उदयपुर से जुड़े हुए जिले हैं, संभाग से जुड़े सभी जगह बड़ी संख्या में प्राचीन
धार्मिक स्थल है जो जहां पर पूरे देश से कई, जैसे सावलिया जिले में उदयपुर में जगदीश मंदिर, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, तो ऐसे कई बड़े धार्मिक स्थल है जहां पर पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो एक पूरा सर्किट जो बनाने की भी लंबे समय से मांग चली आ रही थी। तो इसको लेकर कनेक्टिविटी और धार्मिक सर्किट, इन दोनों का बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, और इन्हीं को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों मुद्दों पर भी बजट में कुछ मिले उदयपुर को। जी ठीक है, तो यानी कि इसमें कई चीज़ें हैं जो शामिल होने की संभावना है। कोटा भी आपको लिए चलते हैं, शाकिर अली हमारे साथ हैं। शाकिर, कोटा की एक अलग पहचान है एजुकेशन सिटी के तौर पर भी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपको लग रहा है कि इसमें यहाँ पर लोगों की क्या डिमांड है, क्योंकि बड़े बदलाव के लिए बात है और नए टूरिज्म हब के तौर पर भी कोटा डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के भी जो बातें हैं, इससे पहले आपने एक स्टोरी भी कवर की थी। अब लगता है कि यहाँ पर्यटन के जो नए आयाम है उसको स्थापित करने के लिए नई नई चीज़ों को तराशना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर नज़र भी बनी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल कोटा को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोटा एक तो कृषि आधारित इलाका है, हाड़ौती, और यहाँ पर जो है कृषि आधारित उद्योग जब आएंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ आईटी हब की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से जो है पर्याप्त है और भरपूर है। तो आईटी हब अगर कोटा में आता है तो उससे जो है रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट जो बड़ा एक वो है 1500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक बड़े बजट की घोषणा की भी उम्मीद की जा रही है। यूथ जो है वो लगातार अब इंतजार कर रहा है कि रोजगार को लेकर के किस तरह की घोषणाएं हो पाती है, टैक्सेस में किस तरह की रियायत हो पाती है। मध्यम वर्गीय महंगाई को लेकर के बात कर रहा है कि महंगाई में कितनी रियायत इसमें इस बजट में जो है वित्त मंत्री के पिटारे से निकल पाती है। इस वक्त हम कुछ युवाओं के साथ हैं और एनडीटीवी पर जो है लगातार बजट का अपडेट भी जो है युवा ले रहे हैं। मैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की उम्मीद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद है आज बजट से और युवा क्या सोच रहे हैं? जी निश्चित रूप से टीवी भी चालू करके हम एनडीटीवी पे बजट देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बजट जल्द से जल्द आए। हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है हमारी कोटा की शिक्षा की नगरी के लिए। जैसे कि देखा जा रहा है दिन ब दिन आईटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। ये सरकार लास्ट ईयर से भी एवीजीसी एक पॉलिसी लाई थी पिछले बजट में, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग वगैरह इनकी एक पॉलिसी लाई थी जिसमें रोजगार की काफी संभावनाएं उन्होंने दी थी। तो आईटी हब कोटा को बनाया जाए, रोजगार की एवीजीसी पॉलिसी ला रहे हैं, बट इसमें भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। और कोटा को एक शिक्षा की नगरी होने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी इसमें खासा इस बजट में घोषणा हो। बस इसी तरह से हमें उम्मीद है और इंतजार है, बजट जल्द से जल्द आने वाला है। क्या होता है, क्या पिटारा खुलता है। बजट आने वाला है और युवा जो है रोजगार की भी बात कर रहा है, आईटी की भी बात कर रहा है। क्या उम्मीदें लग रही है आप? जी, भारत आर्थिक चुनौतियों की ओर जा रहा है और जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं की भी बात होती है, महिला सुरक्षा की भी बात होती है, रोजगार की भी बात होती है। आप क्या किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? आप यूथ हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि गर्ल्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें आएँ बजट के अंदर, खासकर ये जॉब्स वगैरह में, आईटी सेक्टर्स में काफ़ी तरह की जॉब्स वगैरह आएँ गर्ल्स के लिए। इस बजट में हम ये उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो शाकिर जी, ये बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर हैं और जो यूथ है वो चाहते हैं कि कोटा की जो अभी तक पहचान एजुकेशन सिटी के तौर पर थी, अब वो बदल करके यहाँ आईटी हब के रूप में भी एक और पहचान जो है वह स्थापित हो सके। पर्यटन के लिहाज से बहुत सारी असीम संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। वापस से जरा जोधपुर लिया चलते हैं, अरुण हर्ष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अरुण, आप सैलरीड क्लास जो लोग हैं उनको भी उम्मीद है और ये भी माना जा रहा है कि इस बार टैक्स स्लैब, क्योंकि ओल्ड रिजीम जो है वो खत्म होने की बात है, क्या इसको लेकर के अगर ऐसा होता है लोगों के बीच में चर्चाएं क्या है? क्योंकि टैक्स को लेकर के जो सैलरीड क्लास खास करके जो पर्सन है, लोग हैं, उनके ऊपर इसका बड़ा प्रभाव रहेगा। देखिए शुभेंद्र, अगर बात की है लोगों को, आम जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि इस बार उन्हें उम्मीद है, पूरी उम्मीद। मैं इस शब्द को दोबारा दोहरा रहा हूँ, पूरी उम्मीद है लोगों को कि टैक्स स्लैब में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा और लोगों को रियायत मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो सौर ऊर्जा को लेकर केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से लगातार आप देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर लगातार जो राइजिंग राजस्थान के माध्यम से इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं राइजिंग राजस्थान का जो मोटो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का,
वो भी देखने को मिलेगा इस बजट में, ये लोगों की उम्मीद है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पर्यटन को लेकर, जिस तरह से जैसलमेर और जोधपुर जो है सबसे बड़ा है, और जोधपुर में कैसे पर्यटन 2 दिन के लिए पर्यटक रुके, इसके लिए भी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, और आप देखिए पिछले दिनों जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उसने भी कहा था नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है केंद्र में जो 2 मंत्री है, अश्विनी वैष्णव है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन लोगों से काफी उम्मीद है कि उन्होंने जो बजट में सुझाव दिए होंगे, और निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के लोगों को फायदा मिलेगा, चाहे रिफाइनरी हो, सौर ऊर्जा हो, चाहे पर्यटन हो। तुवेंद्र। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और ये लगातार जो जानकारी है वो सामने है। और लेकिन इस बीच हमारे साथ टोंक से हमारे संवाददाता रवीश टेलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रवीश, बताइए टोंक के अंदर लोगों का रिएक्शन क्या है? आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं इस बार, क्योंकि बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान नए पंखों के जरिए नई उड़ान भर सकेगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ सोलर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात है, पर्यटन में भी बहुत हद तक परिवर्तन लाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए राजस्थान में बहुत कुछ करने की असीम संभावनाएं नजर आती हैं, और इस पर भी काम होने की बात है। नए रोजगार को लेकर के, युवाओं को साथ लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर के ही है। तो उनके लिए क्या होगा? क्या पुरानी जो जन कल्याणकारी जो स्कीम्स चल रही हैं, क्या उनको आगे इसी तरीके से जारी रखा जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा? ये भी बड़े सवाल हैं। लोगों का इस पर कहना क्या है? जी शुभेंदु, मैं टोंक में मौजूद हूँ। टोंक में सबसे महत्वपूर्ण है, मैं किसानों के बीच मौजूद हूँ। किसानों को बड़ी उम्मीद है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसी सूरत में जबकि राजस्थान के अंदर बात की जाए तो 50,000 करोड़ की ARCP जैसी परियोजनाओं पर सरकार काम कर रही है, उसका शिलान्यास हो चुका है। तो उस सूरत में किसानों की क्या उम्मीद है बजट से? MSP कानून की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, सोलर की बात हो, या उन मूलभूत सुविधाओं की बात हो जिसकी उम्मीद करती है इस सरकार से किसान किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, किसानों से ही बात करते हैं कि आखिर किसान क्या सोचते हैं। बजट, निर्मला सीतारमण आज 8वां बजट पेश कर रही है। किसान क्या चाहते हैं अपने लिए बजट में, क्या क्या होना चाहिए? किसानों की दयनीय स्थिति है। किसान MSP की मांग वाजिब है। किसानों को आज खेती का जो कारोबार है ये घाटे का सौदा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह MSP लागू करे। और किसान सम्मान निधि की बात अपन करें तो ये भी बहुत कम राशि है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। ये खेती के लिए बहुत नुकसानदायक सौदा है। आज की सूरत में खेती करना कितना मुश्किल है, किसान क्या चाहता है कि बजट में किसान के लिए क्या क्या चीज होनी? किसान के लिए सब सुविधा होना चाहिए। खेती के अंदर बहुत घाटा है। आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो बजट पेश करती है, किसानों की उससे उम्मीदें किस तरह की जुड़ जाती है? क्या अपेक्षाएं युवा भी करता है? किसानों की ये आशा रहती है कि जो फसल होती है उसका उचित मूल्य मिले, किसानों को जो संसाधन है उन पे छूट मिले। तो किसान, कई गरीब किसान होते हैं, बड़े किसान तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब जो किसान होते हैं तो वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते। उनको पानी की सुविधा होनी चाहिए खेतों के लिए। आजकल सुख सुविधाएं, यूरिया नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता टाइम पे, तो उनको सरकार को सोचना चाहिए हर चीज टाइम पे मिले किसानों को। किसानों के लिए उपलब्ध साधन करवाने चाहिए। जैसे MSP कानून है उसको लागू करना चाहिए, उसको किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, फसल का उचित मूल्य मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सारी चीजें होनी चाहिए। किसान, युवा ये चाहते हैं कि आजकल टेक्निकल खेती होने लग गई, तो उसमें सरकार अच्छी सब्सिडी दे और युवाओं को भी आगे अवसर मिले उसमें, क्योंकि अब किसान पहले अब जो पूर्वज करते आ रहे हैं वो परेशान है, तो युवा इनकी ओर नहीं जाके उद्योग धंधों की ओर उधर बढ़ रहे हैं। तो सरकार को उचित मुआवजा, उचित पैसा देना चाहिए, फसल का सारा हो तो अच्छा हो तो ठीक होना चाहिए। फसल बीमा योजना की बात हो या फिर जो है खेती जो है उनके बीजों की बात हो, तो उस सूरत में जो है आप क्या सोचते हैं कि जो ये बजट आ रहा है वो किस तरह की उम्मीदें हैं किसानों को? किसानों को फायदा देना चाहिए, फायदा देना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए किसानों को। किस तरह की छूट जो है, अब आप क्या करें बजट में? आपको लगता है सरकार आपकी सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए, बजट में सुनना चाहिए सरकार को, उस हिसाब से बजट लागू करना। 1 अरब 40 करोड़ के देश में जो दिया है वो नाकाफी तो नहीं है, लेकिन अभी भी अपेक्षा है। तो उस सूरत में आप क्या सोच रहे हैं कि ये बजट किसानों के लिए कैसा होगा? किसानों के लिए अच्छा होना चाहिए साहब। ये जो बता रहे थे भाई साहब, वो NSP क्या है वो जरूर लागू होना चाहिए, वो जरूरी है किसानों के लिए। उससे ठीक है रवीश, तो ये किसानों की बातें हैं। किसान
क्या चाहते हैं, कितना बड़ा बदलाव होना चाहिए, क्या क्या परिवर्तन आने की संभावना है, इन सभी चीजों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता बीकानेर से नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर का जरा रुख कर लेते हैं ये, और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी दिखाना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही खिला करके मुंह मीठा कर रही हैं, और कोई भी ये भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है कि जब भी कोई शुभ काम के लिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले मुंह मीठा कराया जाता है और दही खिला करके, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम के लिए भी जाते हैं तो उनको पहले दही खिला करके भेजा जाता है, और कुछ इसी तरीके से ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही खिला करके उनका मुंह मीठा किया गया है। अब जरा वापस से चलते हैं ग्राउंड पर, हमारे संवाददाता नासिर जैदी हमारे साथ हैं। नासिर, हमने अलग अलग सेक्टर्स की जो मांग है उस पर हमने बात की है। महिलाएं आपके साथ हैं, महिलाओं का क्या कहना है? क्योंकि पहला विषय तो उनके साथ यही है कि भाई जो घरेलू चीजें हैं उनके दाम कुछ हद तक कम हो, सिलेंडर से सीधे सीधे, और जो जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब महिलाओं को करना पड़ता है। तो क्या क्या उनकी मांगे हैं? शुभेंदु, हम बताएं कि जब भी बजट आता है महिलाओं की नजर बजट पर रहती है और महिलाओं को इंतजार रहता है कि बजट उनके लिए कम से कम इस बार तो राहत लेकर आएगा, क्योंकि बजट का सबसे पहला असर जो पड़ता है वो घर की रसोई पर पड़ता है, और घर की रसोई की जिम्मेदार होती है घर। देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं इंतजार कर रही है कि निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है वो 11 बजे बजट पेश करने वाली है। और देखिए, एक तरफ हम बात करें हमारी संस्कृति की, तो हमने लक्ष्मी को देवी माना है, सरस्वती को हमने देवी माना है, और महिलाओं को हमने देवी का दर्जा दिया है, और एक देवी हमारे देश की वित्त मंत्री है। तो कुछ देवियां हमारे साथ खड़ी हुई, हम बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप बजट पे, क्या उम्मीद करती हूँ? मैं रोजगार के साधनों की उम्मीद करती हूँ कि अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए। मैं ये चाहती हूँ कि एक महिला ये बजट बना रही है तो वो महिलाओं की शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दे, और महिला की शिक्षा के कदम ऐसे उठाएं कि गाँव में जो महिलाएं काफी अभी शिक्षा नहीं है, महिला अगर शिक्षित होगी तो वही देश आगे बढ़ पाएगा। तो शिक्षा के लिए वो अच्छे कुछ सुविधाएं करें। जी मैम। महिला को भारत में गृह लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, तो बजट में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हमारा जो संस्कृति है कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, यानी कि राशन का सामान है, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चे बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं जिसके के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। सोने चांदी की कीमतें जो कि लगातार आसमान छू रही हैं, और महिलाओं के श्रृंगार के प्रति जो विशेष रुझान है, तो उसके लिए कुछ बजट में योजनाएं हो, हम लोगों को राहत मिले। महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए। काफी साल से ये बोल रहे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन आज तक वो मंजूर हुआ नहीं है। हम वित्त मंत्री से ये आशा करते हैं इस बार आपके बजट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिले। हम इस बजट से यही आशा करते हैं कि जो महंगाई आसमान को छू रही है वो जैसे भी हो उसको कम किया जाए, ताकि इसमें सभी वर्ग के लोग अपना अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकें। जी, आप क्या कहें? मध्यम वर्ग के परिवार के लिए रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, राहत मिलेगी। जी, मध्यम वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। मैम, क्या कहेंगी आप? एक महिला डॉक्टर होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि कुछ महिलाओं को नाइट ड्यूटी में भी अकेले जाना पड़ता है, और इवन डे ड्यूटी में भी दूर दराज इलाकों में अकेले जाना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि आरजीकर और दिल्ली निर्भया जैसे केस रिपीट ना हो। जी, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की, जो खासतौर से वर्किंग वुमेन्स है। जी मैम। जी सर, वर्किंग वुमेन्स को ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है आने जाने में, दिन रात में। लेकिन जिस तरह से आजकल कहने को तो बहुत कुछ सुविधाएं दे रखी है, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं हो रहा है। कहने को तो लड़कियों के लिए कहते हैं निःशुल्क ये दे रखा है वो देगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आए दिन ऐसे केस मिल रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में भी इस तरह से होने लग गया है। हालांकि मानते हैं कि कुछ मीडिया, सोशल मीडिया का भी फर्क पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए होती है, ना कि मिसयूज के लिए होती है। अब इस मिसयूज के चलते अभी लड़कियां असुरक्षित ही महसूस करती है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा महंगाई की दर एक मिडिल क्लास फैमिली को परेशान करती है। मिडिल क्लास फैमिली यही चाहती है कि भाई सब महंगाई का भार कम होगा तो वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि ठीक है। अब ये नासिर, बिल्कुल जाहिर तौर पर महिलाओं की बात भी हमने जानी है, महिलाओं के मन में क्या है, महिलाएं क्या बड़ा बदलाव चाहती हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, इस पर आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एआरजी ग्रुप के चेयरमैन आत्माराम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाई भी दे रहा है कि वित्त मंत्री का दही खिला करके मुंह मीठा किया गया, और
दूसरी तरफ हम ये भी दिखा रहे हैं लगातार कि इसका असर शेयर मार्केट पर क्या है। वैसे तो शनिवार को बंद रहती है, सैटरडे संडे क्लोज रहता है मार्केट, लेकिन आज बजट है तो इसलिए खुला भी हुआ है और उसके अच्छे संकेत शुरुआत में नजर भी आ रहे हैं। आपको क्या नजर आता है सर? क्योंकि शेयर मार्केट से लेकर के आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, हाँ सब कुछ जो है ना ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, तो अभी ये क्या आगे भी बरकरार रहेगा जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद? आपको क्या लगता है, क्या होना संभावना इसमें क्या नजर आती है? सर अनम्यूट कर लीजिए, एक बारी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, सभी को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और विशेष रूप से मोदी जी ने जब ये मैसेज दे दिया है कि मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए और बाकी लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा एक राहत का संकेत उन्होंने दिया है, तो उससे उम्मीद और बढ़ जाती है। तो शेयर बाजार के अंदर क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ही वॉलेटाइल हो रहा है, तो उसको लेकर के स्टेबिलिटी की एक आवश्यकता है। स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्टेबल एक वे मिलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी सिनेरियो वर्ल्ड का एक चल रहा है, वॉर एनवायरनमेंट चल रहा है, रशिया का, यूक्रेन का, बाकी सब पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी के अंदर जो इंडिया का जो बजट आने वाला है, सीतारमन जो पेश करने वाली है, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ मैं विशेष रूप से रियल एस्टेट सेक्टर से चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपका ध्यान को चलिए जो नंबर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर्ड है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको सुन रहे थे, और वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ ठीक ठीक होगा, इंतज़ार का, सब्र का फल जो है वो मीठा ही होता है, थोड़ा सा और इंतजार करने की ज़रूरत है। आत्माराम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। और यहाँ देखिए ये बड़ा अच्छा साइन भी दिया है कि अभी इनकम टैक्स की रिबेट चाहता है, हाँ, वो रिबेट के अंदर एटीसी में आज 1.5 लाख की रिबेट आज कई सालों से चली आ रही है। तो हर नौकरी पेशा वाला आदमी है, एक आम उपभोक्ता है जो मकान खरीदता है, उसको उम्मीद है कि 1.5 लाख की लिमिट को बढ़ा के कम से कम आज जो महंगाई बढ़ चुकी है लास्ट 10 ईयर्स में, उसको देखते हुए 10 लाख तक की लिमिट एटीसी के अंदर रिबेट की जानी चाहिए। तीसरी चीज, जो हाउसिंग लोन के ऊपर ब्याज का पेमेंट किया जाता है, उसकी रिबेट मिलती है 24B सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में, तो वो रिबेट भी 2 लाख की बहुत सालों से चली आ रही है। वो भी महंगाई के साथ साथ आज वो भी कम से कम 5 लाख की रिबेट होनी चाहिए, ताकि कोई आम उपभोक्ता, आम मकान खरीदने वाला व्यक्ति जो अपना लोन लेता है, ब्याज का पेमेंट करता है, तो उसकी रिबेट उसे मिले। साथ ही साथ एक लेबर सेस रियल एस्टेट के ऊपर या आम मकान बनते हैं सबके ऊपर लेबर सेस लगाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको मॉनिटर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट करती है, और डायरेक्शन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं। उसके ऊपर कोई भी डिले होता है पेमेंट का, चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्डर हो, 2% मंथली उसका ब्याज की रेट लगा रखी है, मतलब 24% एनुअल। तो इसके ऊपर कोई कंपाउंडिंग पॉलिसी भी नहीं आई, कोई उसके अमनेस्टी स्कीम नहीं आई है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेबर सेस के ऊपर ये अमनेस्टी स्कीम लेके आनी चाहिए, ताकि एक आम जो मकान खरीदने वाला है, बिल्डर है, और जो स्टेक होल्डर्स है, सबको उससे राहत मिल सके। तो ये एक बेसिक चीज है। इस स्लैब की जहां तक बात करें हम, स्लैब जो मैक्सिमम स्लैब है अभी आज की डेट में इनकम टैक्स के अंदर 30% की स्लैब है, जो बहुत ज्यादा है, और कॉर्पोरेट्स के ऊपर 22% है। तो इसको घटा के मैक्सिमम स्लैब जो आज की डेट में है वो 35% से घटा के, मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि 25% की मैक्सिमम स्लैब रेट होनी चाहिए, ताकि एक आदमी अपना वो ठगा महसूस नहीं करता कि 100 रुपए कमा के 30 रुपए टैक्स दे रहा हूँ। 70 रुपए मिलता है, 70 में जीएसटी, अपने कोई भी सामान परचेज करता है उसमें जीएसटी लगता है, उसका 18%, 20%, 24%, 12%। तो वो देने के बाद उसको 50% ही एक कंज्यूम करने के लिए मनी मिल पाती है। तो मेरा कहना है कि टैक्स स्लैब्स को भी जीएसटी की थोड़ी लिबरलाइज की जानी चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ किया जाए और स्लैब्स को कम किया जाए, और 6-6%, 8-8% कम करके, ताकि एक आम देश का नागरिक है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। और बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से ये चीजें चल रही हैं, आगे पहुंचे और पहुंच करके ये देश की आम जनता को राहत मिले। ठीक है,
यहाँ क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पहलू हैं, उन सभी को समझने की जरूरत है। शाकिर, बहुत शुक्रिया, आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े। आपने बताया कैसे कि क्या क्या लोगों के मन में चल रहा है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बजट को लेकर के विशेष कवरेज एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। हर पल की तस्वीर और अब से कुछ ही समय बाद जब बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, क्या बड़ी बातें होंगी, आपको बड़ी सरल भाषा में आसान शब्दों के अंदर बताने की कोशिश होगी। छोटा सा ब्रेक।